नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। क्या आपका व्हाट्सएप और मेल बंद होने वाला है? क्या अब आप किसी भी तरह से पेमेंट नहीं कर पाएंगे? दरअसल जंग के बीच ईरान बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। ईरान के इस कदम से डिजिटल दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि दुनिया भर के इंटरनेट की चाबी ईरान के पास है। दरअसल ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंडर सी केबल का मेंटेनेंस वो ही करेगा। ऐसे में टेक कंपनियों को ईरान का नियम भी फॉलो करना होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिनसे दुनिया का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। मामला सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं है, बल्कि ग्लोबल डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड सर्विस और अरबों डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी का है। असल कहानी फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से तेल के बड़े जहाज गुजरते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसी रास्ते से नीचे दुनिया के कई अहम अंडर सी इंटरनेट केबल्स भी गुजरते हैं। यही केबल्स एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट को इंटरनेट से जोड़ती है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप से टोल वसूलने का फैसला किया। ईरान के जिद ने दुनिया पर क्या असर डालने वाले, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। इसी बड़े मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर इसका क्या कुछ इंपैक्ट जो है आने वाले समय में बाकी देशों पर पड़ सकता है। ईरान का ये जो नया प्लान बना है, नया निर्णय लेने का जो फैसला ईरान ने किया है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इससे इंटरनेट पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल दुनिया पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है। चलिए आपको समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ इंपैक्ट जो है इससे पड़ सकता है अगर ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया तो। ऐसे में ईरान का ये नया प्लान, जहां दुनिया में इंटरनेट ब्लैकआउट करने का ये फैसला ले सकता है ईरान। ऐसे में 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर करता है, यानी इसी खाड़ी के बीच जिसको लेकर सारा बवाल चल रहा है, इसी हॉर्मुज के नीचे अंडर सी केबल्स है, जिससे एशिया और कई और कॉन्टिनेंट्स में इंटरनेट सप्लाई होता है। ऐसे में 95% इंटरनेट अंडर सी केबल से ही चलता है, जिस पर अब ईरान और ज्यादा अधिकार जताने की कोशिश करेगा। ऐसे में 90% डेटा हॉर्मुज केबल रूट से गुजरता है, जिससे पूरी डिजिटल दुनिया पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि दुनिया में इंटरनेट अगर ब्लैकआउट होता है तो 90% डेटा जो है वो इंपैक्ट होगा। ईस्टर्न इलाके में भी 85% इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर करता है। ओमान की बात करें तो 80% जो है कनेक्शन वो फ्लैट EIG और CMEAV केबल से जुड़ा होता है। बात करें आगे ओमान की, आपको बताइए भारत की बात करें तो 70% यूरोप जाने वाला डेटा पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है। यानी अब भारत, ओमान और कई ऐसे देशों में इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि ईरान का अगर ये प्लान बन जाता है तो 70% यूरोप जाने वाला सारा डेटा इसी पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है, यानी भारत पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि हॉर्मुज इतना अहम क्यों माना जाता है। सिर्फ तेल को लेकर हॉर्मुज अहम नहीं है, ऐसे हॉर्मुज के नीचे से जो अंडर सी केबल्स जाती हैं वो कई तरह के डेटा को प्रिजर्व भी करती हैं, क्योंकि यही के इंटरनेट और सी केबल्स काफी जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कितनी केबल्स बिछी हैं। इंटरनेट केबल्स कटने से क्या कुछ हो सकता है। यूरोप एशिया के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक सकता है, यानी इकोनॉमी पे भी काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसे में पहला पॉइंट ये आता है। सेकंड, क्रिप्टो एक्सचेंज और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफलाइन हो जाएंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया अब डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, पूरी तरह से डिजिटल लाइफ पर निर्भर करती है, ऐसे में पूरी तरह से बंद हो जाना। क्लाउड सर्विस पर फर्क पड़ेगा। चौथा पॉइंट, लंदन से मुंबई और सिंगापुर तक शेयर बाजार पर असर पड़ेगा। सिर्फ यहां नहीं, इसका असर बाकी दुनिया और देश पर भी पड़ेगा। दुनिया में रोजाना होने वाले $10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे, यानी ट्रांजैक्शन पे तो पूरी तरह से, डिजिटल इकोनॉमी पे पूरी तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कई बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है यूरोप एशिया के बीच रुक जाएंगे और एशिया में ही भारत आता है और कई ऐसे बड़े देश आते हैं जिससे भारत जो है काफी ज्यादा प्रभावित होगा। इसी को लेकर जो है देखेंगे कि क्या कुछ चीजें जो है और इंपैक्ट हो सकते हैं। चलिए इसी को लेकर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कर्नल टीपी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जान रहे थे हम लगातार युद्ध को लेकर, ये युद्ध चल रहा था, सैन्य ताकत चल रही थी अभी तक। फिलहाल ये किस तरह से इंटरनेट को लेकर जो एक नया रुख अब आता हुआ सामने दिख रहा है कि ईरान जो है अब इंटरनेट केबल्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है और पूरे दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटल लाइफ को भी इंपैक्ट होगा इससे। उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना, यानी कि सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया कि यहाँ से वही जहाज गुजरेंगे जिन्हें हम इजाजत देंगे। उसके बाद
फिर उसने कहा कि अब जो भी जहाज गुजरेंगे हम इजाजत दें या ना दें, उनको टोल टैक्स देना होगा, और टोल टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं। और फिर अब एक नई धमकी उन्होंने दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो केबल्स गुजरती हैं, अब जो वहां से केबल्स गुजरती हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स भी हैं, और जिसमें ग्लोबल डेटा भी है, और वो ग्लोबल डेटा आपको अफेक्ट करता है एक तरह से नहीं, बीसियों तरह से। यानी कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग जो है वो उस डेटा के थ्रू ही होती है, उन केबल्स के थ्रू ही होती है। और थोड़ी बहुत नहीं, एक आध दो नहीं, 10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का जो बैंकिंग होती है वो उन केबल्स के थ्रू होती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट एशिया और यूरोपियन कंट्रीज को पड़ेगा, क्योंकि इनका करीब करीब 70 या 80% या 90% डेटा उन केबल्स के थ्रू गुजरता है, जिसमें न केवल इनकी क्लाउड सर्विस इफेक्ट होगी, बल्कि इनकी इंटरनेट स्पीड और इनका जो ग्लोबल डेटा फ्लो है वो सब इफेक्ट होगा। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब जो ये टेक्निकल इंटरनेट कंपनीज हैं, इन कंपनीज को हमारे कानून मानने पड़ेंगे। जो ईरान तय करेगा, ईरान मतलब ईरान नहीं है दरअसल में, वो है IRGC, विच इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। इसमें ईरान कहीं नहीं है, लेकिन सारी चीजें IRGC कह रहा है। IRGC कह रहा है कि आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, कंपनीज को हमें पैसा देना पड़ेगा यहाँ से अपनी केबल्स के थ्रू डेटा को कन्वे करने का। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इन केबल्स में अगर कभी रिपेयर करनी होगी तो केवल ईरानियन कंपनीज ही रिपेयर करेंगी। अब यहाँ से एक बात समझिए, ईरान कंपनी रिपेयर करेंगे का मतलब ये है कि आने वाले समय में वो और कोई ऐसा हैंडल ढूंढ लेंगे कि उसके बाद में किसी दूसरे के पास ऑल्टरनेटिव ही ना बचे। यानी कि एक किस्म से गले घोटने वाली ये नीतियां हैं ईरान की। अब मेरा ये कहना है कि क्या हमें इन चीजों के लिए सिर्फ सुनते ही रहे कि ईरान ने ये किया, ईरान ने ये किया? जिन देशों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है और हो रहा है और फ्यूचर में भयंकर नुकसान होने की आशंका है, क्या उन्हें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? हालांकि इसमें बहुत सारी सवाल ऐसे उठेंगे कि साहब ये नीतिगत हिसाब से ठीक नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स में ठीक नहीं है। लेकिन आवश्यकता ये है कि अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे कुछ एक्शन तो लेना है। इस समय अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए उसने ब्लॉकेड लगाया है, काम कर रहा है, तो वो ये काम पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। अमेरिका खुद इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से, लेकिन अमेरिका अगर ये काम कर रहा है तो बाकी देशों को भी अमेरिका का सपोर्ट करना चाहिए। अब यूके और फ्रांस ने तो ये शुरू भी किया है, उन्होंने तो अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस ने रेड सी में भेज दिया, और ब्रिटेन के पास एक स्पेशल पावर है जो सी माइंस है उनको साफ करने की, तो उसने अपना वो शिप भी भेजने की तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान को भी बीच में आना चाहिए। अब द मोमेंट आई से हिंदुस्तान, लोग कहेंगे साहब हम तो डायलॉग, डिसेंसी, डेकोरम, डेमोक्रेसी, इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझे नुकसान होता जा रहा है और बंदूक सामने है तो मैं रामायण नहीं पढ़ सकता। आई विल हैव टू टेक सम एक्शन, एंड वी मस्ट कम से कम इन द फर्स्ट स्टेप अनाउंस कर देना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए कि हिंदुस्तान भी अपनी इंडियन नेवी को कमिट कर सकता है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है हम इसे सपोर्ट करते हैं और इसके साथ रहेंगे। ऐसा कहना इसलिए आवश्यक है कि हम बहुत देर तक गौतम बुद्ध और गांधी जी की पॉलिसी के ऊपर नहीं चल सकते। हमें पुराने समय में बहुत नुकसान हुआ है, 140 करोड़ का देश, हम में कोई कमी नहीं, और हम सिर्फ अपने ऊपर डिसिप्लिन करते रहे कि हम ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खरीदें, वहां ना जाएं, सोना ना खरीदें। ये सब चीजें ठीक है, हम रखेंगे, ऑस्टेरिटी का ख्याल रखेंगे, हम विल इंश्योर करेंगे कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें बहुत ज्यादा कमी ना आए। लेकिन हमें आगे का भी तो देखना है, आने वाली पीढ़ी का भी तो देखना है। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है,
अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में आपके गर्दन के चारों तरफ ये फंदा और ज्यादा सख्त होता चला जाएगा। लिहाजा अर्पिता जी, मेरा तो कहना यह है कि हिंदुस्तान को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। हमने किया भी था, प्रेसिडेंस भी है। पिछले साल जब आवश्यकता पड़ी थी तो हमने रेड सी में अपने 35-40 वॉरशिप भेजे थे ना वॉरशिप। तो अब भी अगर हम ये कहें यहां से फर्क पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग कहेंगे ईरान तो हमारा मित्र है, हम ईरान के खिलाफ ये क्यों करें। हम ईरान के खिलाफ कहाँ कर रहे हैं, हम तो IRGC के खिलाफ कर रहे हैं, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कर रहे हैं, हम तो एक आतंकी एक्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या ये आतंकी एक्शन नहीं माना जाना चाहिए? पूरी दुनिया को घुटनों के ऊपर ले आओ और रोक दो कि तुम्हारा जहाज यहाँ से नहीं गुजरेगा, तुम्हारे फर्टिलाइजर नहीं गुजरेंगे, तुम्हारा हीलियम गैस नहीं गुजरेगी, तुम्हारा तेल नहीं गुजरेगा, और तो और तुम्हारी केबल्स भी काट दी जाएंगी या रोक ली जाएंगी। तो ये क्या है? अगर ये आतंकी एक्शन नहीं है तो ये क्या है? इसलिए आई थिंक देयर इज ए नीड टू चेंज द इंडियन पॉलिसी एंड वी मस्ट इंटरवीन एंड से दैट इंडियन नेवी may have to be deployed if Iran does not open the Strait of Hormuz. चलिए ठीक है। इसी के साथ इस चर्चा में विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी भी मौजूद है। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बात करना चाहूंगी इन केबल्स को लेकर। लगातार जो ईरान की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, IRGC का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में क्या वैश्विक नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए? इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर देना, क्या ये किसी तरह का नियमों का उल्लंघन माना जाना है? और कहा TP त्यागी जी ने साफ कहा कि इसमें भारत को अब सामने आना होगा, भारत को भी इसमें जो इंटरवीन करना होगा। देखिए अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम हैं और उनका प्रभाव और उनमें विश्वास दोनों ही कम हो रहे हैं। और विशेष रूप से जो शक्तिशाली देश हैं वो बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून में या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। तो उससे स्थिति और खतरनाक हो रही है और वो विशेष रूप से 4 मामलों में ज्यादा खतरनाक है। एक तो जो अंडर सी केबल्स है उसको लेके, एक गैस और ऑयल पाइपलाइन है, और तीसरा है इंटरस्टेट जो नदियों का पानी है। एक क्योंकि बहुत सी नदियां हैं दुनिया में जो एक देश की नहीं है, कई देशों के होकर गुजरती है, तो वो भी बहुत बार मुद्दा रहता है। और तीसरा रहता है सप्लाई लाइन, व्यापार का। तो इन चारों में ही अंतर्राष्ट्रीय कानून तो है, नियम तो है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। तो ईरान ने पहली बार किया, ऐसा नहीं है। यूक्रेन का जब वार हुआ रशिया का, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को किसने तोड़ा अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जो रशिया से होते हुए जर्मनी तक यूरोप से कनेक्ट होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने किया, वो भी तो किसी ने किया होगा ने। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ बैठ के एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि जो कई देशों से गुजरती हैं, चाहे वो केबल हो, चाहे पाइपलाइन हो, और नदी का पानी हो या और कोई चीज हो, उसके लिए कुछ फिक्स नियम होना चाहिए। और कोई देश नहीं माने, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, उस पे भी कोई दबाव की मैकेनिज्म इवॉल्व करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये तनाव बढ़ते जाएंगे, एस्केलेट होते जाएंगे। क्योंकि मैं त्यागी जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ, वो कह रहे हैं IRGC कर रहे हैं, ईरान नहीं कर रहा है। ईरान एक देश है या नहीं? या तो हम ईरान को एक देश के रूप में, संप्रभुत्व स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करें। अगर ग्लोबल कम्युनिटी ने कर रखा है तो उसकी एक सेना है, स्पेशल फोर्स है। तो एक लेजिटिमाइज कंट्री की स्पेशल फोर्स है, उसको उस देश से हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट का है। तो हमें उस तरह से सेपरेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो IRGC का हो। और मुझे नहीं लगता कि अकेली IRGC का वो डिसीजन है। पॉलिटिकल लीडरशिप भी निश्चित रूप से साथ होगी, जो केबल को लेके उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से ये वहाँ का कलेक्टिव डिसीजन है, वहाँ की गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो हमें इस तरह से सेपरेट नहीं करना चाहिए। अब देखिए इलाज क्या हो सकता है। ईरान का ये कहना है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर है, हमारे एरिया से जाती है, इसलिए हम इसका फीस चार्ज करेंगे, वो ये कहना चाहते हैं। और इसमें जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, वो सब इन्वॉल्व हैं। और जो बड़ी कंपनियों का प्रभाव है,
वो देशों के प्रभाव से भी बहुत ज्यादा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिकॉग्नाइज ही कर लिया था कि प्राइवेट जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, वो पूरी देशों का नहीं, पूरे प्रजातंत्र का डिसाइड कर रहे हैं, चुनावों को डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट को डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या हो वो डिसाइड कर रहे हैं। तो उनका प्रभाव तो है, लेकिन उनका प्रभाव अब ईरान के सामने किस तरीके से काम करेगा, क्या वो कंपनियां भी दबाव बनाने के लिए अलग अलग देशों पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी? क्योंकि कंपनियां, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत से देशों के टोटल बजट है उससे भी ज्यादा उनका इनकम है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इतना हमें इस मुद्दे को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईरान, यानी देखना ये होगा आने वाले समय में ये सिर्फ केवल ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से एक धमकी साबित होती है या फिर इसको लेकर डिजिटल इकोनॉमी पे भी काफी बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।